ईरान अमेरिका की बातचीत असफल रही, ऐसा खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बोला। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे और ये अमेरिका के लिए जितना बेकार है उससे ज्यादा बर्बादी का कारण ईरान के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, ईरान अमेरिका की बातचीत असफल रही, ऐसा खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बोला। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे और ये अमेरिका के लिए जितना बेकार है उससे ज्यादा बर्बादी का कारण ईरान के लिए है। हम चाहते थे कि डील हो जाती, पर ये डील नहीं हो सकी क्योंकि अमेरिका खुले दिल से आया था बात करने के लिए, ऑफर लेके आया था अपने, और वो ऑफर नहीं माने ईरान ने, तो हमारी बातचीत असफल रही। 21 घंटे की बातचीत के बाद जेडी वेंस से बोल के पाकिस्तान से वापस चले गए। हमने पहले भी कहा था कि इस बातचीत के सफल होने के चांसेस जो है वो 2-4% ही है। उसका रीजन है, एक, बातचीत कराने वाला देश पाकिस्तान, जिसकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना इतना पावरफुल है कि दोनों देशों को बोले कि बातचीत करो और इसे सक्सेसफुल करो। दूसरा, अमेरिका और ईरान के अंदर जो वॉर चल रही है लास्ट लगभग 6 से 7 वीक से, वो एक बातचीत में सॉल्यूशन में आ जाएगी। अगर कोई ऐसा मानता है तो वो बेवकूफ है। प्लस जो मुद्दे हैं वो इतने ज्यादा गहरे हैं कि उनके लिए एक बार की बातचीत इनकम्प्लीट है या कम है। पर मैं फिर भी पॉजिटिव हूं। पॉजिटिव होने के 3 रीजन मेरे पास। पहला, जो जेडी वेंस ने बोला लास्ट लाइन, उन्होंने कहा हम अपना बेस्ट ऑफर ईरान को देके जा रहे हैं और अब ये ईरान के ऊपर है वो क्या करता है। इससे एक संकेत साफ होता है कि अब तक बातचीत खत्म नहीं हुई है। हाँ, धमकियां हैं वो चलेंगी, एक बार की बात में सारे पॉइंट सॉल्यूशन नहीं भी निकलने थे, ये बात भी थी। 10-12 पॉइंट पे बात हो रही थी, 2-3 पॉइंट पे बात अटकी, जिनके बारे में बात करेंगे हम। बाकी 7-8 पॉइंट पे बात डन थी, एग्री थे दोनों देश। हाँ, अच्छा होता कि वो बोलते कि बातचीत सकारात्मक रही और अभी 6-7 पॉइंट पे एग्री है और बाकी के 3 पॉइंट हम आगे डिस्कशन करेंगे जल्दी ही। अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन उसका उल्टा हो गया। अब दूसरी चीज़, बात कहाँ कहाँ अटकी है पहले उनके बारे में बात करें और फिर कि कहाँ कहाँ वो एग्रीमेंट थे उनके बारे में बात करें। पहली बात, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो जेडी वेंस ने अपने जो 2-3 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां बोली, वही बताता हूँ। अमेरिका ये चाहता है कि 100% यूरेनियम संवर्धन ईरान रोके और यूरेनियम को ईरान से बाहर लाया जाए, और वो भी अमेरिका लाएगा। ईरान ही चाहता है, ईरान ये कहता भी है कि जिस चीज के लिए हमने ऑलमोस्ट 40 साल कड़े प्रतिबंध झेले हैं, यानी यूरेनियम के लिए, हम वो नहीं छोड़ सकते। दूसरी चीज, ईरान खुद कहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो इस्लाम धर्म के खिलाफ है और हम ये यूरेनियम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, हम बिजली बनाएंगे इस यूरेनियम से। अब लेकिन इस बात में थोड़ी सी मतभेद है। मतभेद इसलिए है कि बिजली बनाने के लिए आपको यूरेनियम की एनरिचमेंट करनी पड़ती है 5 से 7-10%, दैट्स इट। बट आपने यूरेनियम एनरिचमेंट कर रखा है 60%, और 80 से ऊपर जाते ही वो न्यूक्लियर बॉम्ब की शक्ल लेता है। 90% में तो वो कंप्लीट बन ही जाता है। तो आप इतना कर क्यों रहे हैं? अब लेकिन ईरान की भी बात है, अगर ईरान अपने जो संप्रभु देश के डील्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो ये है कि यार हमको हर हाल में ईरान के अंदर यूरेनियम को रखना है और बिजली बनानी है, और IAEA जो इंटरनेशनल सोसाइटी है जो देखती है कि यूरेनियम संवर्धन कितना हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली के लिए करना चाहते हैं और हम करेंगे, हमारा हक है। एक ही बात है और बात में कुछ दम भी है। लेकिन अगर आप 60% यूरेनियम एनरिचमेंट कर लेते हैं तो इजराइल जैसा देश, जिसके लिए ईरान का होना, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब का होना उनके अस्तित्व के लिए खतरा है, वहां प्रॉब्लम आ जाती है। और इजराइल को अमेरिका कभी भी छोड़ नहीं सकता। उसका रीजन है ऑयल, तेल। अगर इजराइल मिडिल ईस्ट में नहीं होगा तो अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये बात भी सच है। अब दूसरा पॉइंट जहां बात अटकी, ईरान चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रीट पर उसका हर हाल में कब्जा रहे और जो भी जहाज वहां से निकले वो ईरान को टोल टैक्स दिए बिना ना निकले। और अगर ऐसा होता है तो साल का उन्होंने $100-150 बिलियन का इनकम का इंतजाम कर लिया केवल हॉर्मुज स्ट्रीट से। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। अमेरिका कहता है कि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि आप समुद्री रास्ते को बंद नहीं कर सकते, वो खोलने पड़ेंगे। अगर यही बात कर दे अंडमान निकोबार द्वीप के साथ कि जो भी लाल सागर में जाएगा, यानी चाइना जो जहाज जाएगा उसको टोल देना पड़ेगा, यही कोई और देश कहीं और कर दे, तो फिर ये लड़ाइयों की बात हो जाएगी। लोग लड़ाई करेंगे, लड़ाई शुरुआत हो जाएगी। यहाँ बात अटकी।
अमेरिका कहता है कि हॉर्मुज स्ट्रीट आपको फ्री करना पड़ेगा, इसके बिना बातचीत नहीं हो पाएगी। ईरान कहता है हॉर्मुज स्ट्रीट हम फ्री नहीं करेंगे, हम तोड़ लेंगे, या अमेरिका कोई रास्ता ढूंढे भरपाई का। यहां बात बिगड़ गई। और तीसरी बात बिगड़ी, जो लेबनान में हमले कर रहा है इसराइल, लेबनान में हमले तुरंत रोके इसराइल, ये ईरान की शर्त थी और वो मानी नहीं गई, क्योंकि अमेरिका ने भी बोल दिया कि लेबनान शर्त का हिस्सा नहीं है। इसराइल ने बोल दिया, इसराइल ने कल बातचीत के दौरान भी हमने जारी रखे लेबनान के ऊपर। अब कुछ चीजें हो सकती हैं। पहला, अगर तो अमेरिका और ईरान इसके लिए सीरियस हैं, इस बातचीत के लिए, तो वो दोबारा बैठेंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने अपील कर दी है कि हम चाहते हैं कि दोबारा बातचीत हो ईरान और अमेरिका की और सॉल्यूशन निकाला जाए इसका कोई। फ्रांस ने कल भी बात की थी, जर्मनी ने कल बात भी की थी ईरान के लीडर से कि आप और बातचीत करें और कोई सॉल्यूशन निकालें पीस टॉक का, ताकि जो दुनिया की इकोनॉमी आपने इस समय अंडर थ्रेट कर रखी है वो ना हो और वहाँ पर प्रॉब्लम्स ना आए। बट अगर ऐसा होता है तो फिर एक चीज़ कंफर्म रहेगी कि बातचीत दोबारा हो सकती है। अब कहाँ का एग्रीमेंट बन गए इनके, तो ईरान ने कहा कि जो हमारी आपने लगभग 150-200 बिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त की है कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, यूएस के अंदर, वो आप रिलीज करें। अमेरिका एग्री था। ईरान ने बोला कि आप हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए उनको आप हटाएं, अमेरिका इस पर भी एग्री था। ईरान को सिक्योरिटी गारंटी दे, अमेरिका इस पर भी रेडी था। तो कुछ जगह रेडी थे। अगर वो बात की डिक्लेरेशन हो जाती और पॉजिटिव नोट पे बात खत्म होती तो अच्छा होता। अब यह कई चीज़ें हैं। एक, अमेरिका ने बातचीत का दिखावा करा क्योंकि उनकी सेना को टाइम चाहिए था 1 वीक से 2 वीक इस युद्ध को लड़ने के लिए आगे। दूसरा, वो टेबल पे जो ऑफर छोड़ गए ईरान के लिए, वो दुनिया को देखा गया कि ये बातचीत सफल नहीं रही, असफल रही, लेकिन टेबल पे एक ऑफर है। ऑफर है का मतलब ये है कि ऑफर है, तो ईरान इस पर एग्रीमेंट कर सकता है और अगर एग्री करता है तो वॉर आगे नहीं होगी। दूसरा ये है कि 2 हफ्ते की रुकावट के बाद जैसे ही डेलीगेशन खत्म होगी, ये सीज फायर खत्म होगा, अटैक होंगे, और अगर इस बार अटैक होंगे तो पहले से ज़्यादा खतरनाक होंगे। ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म है, क्योंकि अब लड़ाई जो होगी वो ज़्यादा होगी। हालांकि मैं उम्मीद में हूँ कि अभी है इस 1 हफ्ता पड़ा हुआ है इस युद्ध को रुकने के लिए या 2 हफ्ते होने के लिए, तो तब तक एक अच्छी चीज़ हो जाए, अमेरिका ईरान कुछ पॉइंट पर एग्री कर जाए या दोबारा बातचीत होगी कहाँ पर, उसके बारे में फिर बातचीत हो जाए, तो ये ज़रूरी भी है और ये होना भी चाहिए। तो मेरा अपना मानना तो यही है कि ऐसा होना चाहिए। अब भारत पर क्या इम्पैक्ट होंगे और दुनिया पर क्या इम्पैक्ट होंगे, तो कल तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिविटी रहेगी दुनिया की इकोनॉमी में। अगर ये आज रात तक या कल सुबह तक क्लियरिटी नहीं आती है कि इस बातचीत का आखिर हुआ क्या। फिलहाल देख के तो ये लगता है कि नेगेटिव बातचीत रही है, कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है इसका, और तरीके वही हैं, चीज़ें वही हैं। अमेरिका धमकी दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल ही दिया है कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोल देता तो फिर हम ईरान की भी घेराबंदी कर देंगे, यानी फिर ईरान से भी कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी और ईरान में भी कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी। ऐसा हो जाएगा तो फिर ये जाहिर सी बात है कि फिर दुनिया में इकोनॉमिक जो हालात हैं वो और ख़राब हो जाएंगे, और जहाँ जिन देशों की इकोनॉमी डैमेज हुई है, प्रॉब्लम में आई है बिकॉज कि ईरान ने एक बातचीत करी और मानी नहीं, हॉर्मुज स्ट्रीट पर उन्होंने रोक रखा है। कुछ लोग ये मानना भी है कि ईरान ने बेसिकली माइंस जो बिछाए हैं, जो मेन रास्ता था निकलने का हॉर्मुज स्ट्रीट से, वो खुद भूल गया कि कहाँ कहाँ माइंस डाल दिए हैं, या उनको खुद को पता नहीं है। अब ये हो सकता है कि जिन लीडर्स ने वहाँ माइंस डलवाई हो वो लीडर्स ही मार दिए अमेरिका ने अटैक करके, तो उनको पता ही नहीं कि कहाँ पर माइंस है। तो ईरान ने रास्ता दिया है जो ईरान के बॉर्डर के अंदर निकलता है, क्योंकि 14 नॉटिकल माइल जो एरिया होता है समुद्र के अंदर का बॉर्डर से किसी भी देश का, वो उसका अपना एरिया माना जाता है। और अब जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ईरान ने जहाज़ों को निकलने के लिए हॉर्मुज स्ट्रीट से, वो कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक वो जहाज़ को निकलना होगा ईरान के अंदर से, यानी ईरान के जल क्षेत्र से। और अगर ऐसा होता है तो फिर टोल ईरान ले सकता है कायदे में, तो क्योंकि ईरान की बाउंड्री से निकल रहे हो आप, ईरान के क्षेत्र में निकल रहे हो आप। दूसरा, ईरान क्योंकि भूल ही चुका है कि कहाँ पर है माइंस, तो केवल अमेरिका के पास वो पावर है। हालांकि जानकार मानते हैं कि यूएस के पास ही वो पावर नहीं है जो ढूंढ सके कि कहाँ है बेसिकली ये जल माइंस, कहाँ का पानी माइंस बिछी हैं। और अमेरिका खुद ऐसे जहाज़ नहीं भेज सकता जो जहाज़ जाए माइंस ढूंढने और खुद ही माइंस का शिकार हो जाए, और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। माइंस ढूंढने और निकालने में बहुत लंबा वक्त लगता है। ऐसा कह सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से ढूंढ के निकाले जाएं तब भी 4 से 6 महीने लग जाएंगे। और ईरान बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेगा कि यूएस की सेना, यूएस की नेवी चाहे माइंस ढूंढने और बिछाने के नाम पर ही हॉर्मुज स्ट्रीट में आ जाए। अगर ऐसा आ गई
तो वहां भी फिर बच्चों किसका होगा? यूएस की सेना होगा। घुसने से पहले रोकना किसके पास पावर है? ईरान के पास। एक बार यूएस की फोर्स अंदर घुस गई, हॉर्मुज स्ट्रीट में कंट्रोल कर लिया, तो फिर कर लिया, फिर वो निकलेंगे नहीं वहां से, ये तो कंफर्म है। बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि भाई ईरान इसका क्या इस्तेमाल कर रहा है और क्या कर सकता है भविष्य में। तो एक ऐसी जगह जो दुनिया का चौक पॉइंट बन जाए, जो दुनिया को चुप कर दे, जो दुनिया की इकोनॉमी को वही रोक दे, उसको अमेरिका जरूर चाहेगा कंट्रोल करना फ्यूचर के लिए। एक, ईरान पर डिपेंडेंसी खत्म होगी। दो, भविष्य में यूएस खुद चाहे तो कर सकता है। तो ऐसी पावरफुल जगह कोई भी देश कंट्रोल जरूर चाहेगा करना, और खासकर यूएस तो पक्का चाहेगा करना। उसमें ओमान के पास पूरा सपोर्ट भी है यूएस का, तो अगर यूएस चाहे तो ओमान की साइड से इस सारे एरिया को कंट्रोल कर सकता है। और यही परेशानी है ईरान की। अब ईरान क्या करे? ईरान एक लड़ाई कर सकता है, पर कब तक? क्योंकि ये तो कंफर्म है कि अब अमेरिका और इजराइल जीत तो सकते नहीं है। दूसरा, अमेरिका भी चाहता है ये लड़ाई रुक जाए, ईरान भी चाहता है लड़ाई रुक जाए, पर प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन। डोनाल्ड ट्रंप पहले ढिढोरा पीट देते हैं, हम यूरेनियम बाहर लेके आएंगे ईरान से, हम हॉर्मुज स्ट्रीट खुलवा के रहेंगे। जब बातचीत टेबल पे हो रही होती है तो आप उसे अगर नाक का सवा बना लेंगे अपनी एज प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, और अगर वो बातचीत पे दोनों एग्री नहीं हुए, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो आपने वहां वार्ताकार भेजे हैं, जो बातचीत करने वाले लोग भेजे हैं, उनका होना ना होने जैसा ही है। बिकॉज उनको सुनने कौन वाला है? अच्छे से पता है ईरान को कि ट्रंप की चल रही है। ऐसा बात सुनने में आया है कि जेडी वेंस ने लगभग 12 बार ट्रंप को फोन किया, मार्को रूबियो से बातचीत करी, पीट हेक्सेट से बात करी, उन्होंने काफी सारे फोन्स किए, बीच में बातचीत करते रहे कि ये बात हुई है, इस पर ये ऑप्शन आया है, अब आप क्या चाहते हो, फिर ऑप्शन दिया गया, फिर आप क्या चाहते हो, ये बातचीत चलती रही होगी, जाहिर सी बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप की सीधी नाक घुसी उसमें। डोनाल्ड ट्रंप खुद चाहते नहीं है कि उनकी शर्तों से डिसएग्रीमेंट किया जाए। उनको लगता है कि दुनिया के राजा हैं वो चाहेंगे वही होगा। पहली बात तो ये कि यार तुम अब नया क्या कर लोगे? तुमने 40-42 दिन के युद्ध में ऐसे कौन से हथियार हैं जो इस्तेमाल नहीं किए? एक ग्राउंड अटैक के अलावा तुमने हर चीज तो ट्राई कर ली है ईरान के ऊपर, पर क्या ईरान हारा है? नहीं। उनकी लीडरशिप बनी है जरूर, ठीक है, उनकी लीडरशिप में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, नुकसान भी ज्यादा हुआ है, लोग भी ज्यादा मारे गए हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो हारे हैं? आंसर है नहीं। क्या वो हारेंगे? आंसर है नहीं। ये वॉर चलता रहेगा, हो सकता है 3 महीने चल जाए, 6 महीने चल जाए, लेकिन वो चल गया 3-6 महीने, तो दुनिया की इकोनॉमी क्या होगा? दुनिया की इकोनॉमी क्या होगा? तबाह हो जाएगी इकोनॉमीज। क्योंकि 90% जो डिपेंडेंसी है किसी भी इकोनॉमी की, वो तो तेल के ऊपर ही है। और चलो भारत जैसा देश, चाइना जैसा देश जिसके रशिया से अच्छे रिलेशन है, रशिया बहुत सारी सप्लाई भी कर रहा है तेल वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह, लेकिन जो दूसरे देश हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, छोटे छोटे देश हैं जिनके ना तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ना बहुत ज़्यादा लिंक हैं, ऐसे देश क्या करेंगे फिर? अमेरिका, पहली बात तो ये कि तुम्हारे पास हॉर्मुज स्ट्रीट का कंट्रोल था ही नहीं, तो तुम इस वॉर में घुसे क्यों? दूसरा, अगर तुमको लग रहा था कि हम वॉर में घुस गए, हम डिस्ट्रॉय कर देंगे ईरान को, तो सीज फायर करा क्यों? और अगर सीज फायर भी कर दिया है तो फिर वॉर में घुसे हुए हो, तो मेरे भाई ये जो सीज फायर है इसकी क्या औकात है? ये तो फिर तुम इसका मतलब तुम डबल प्ले कर रहे हो। और अगर 2 बार से हुआ है, दोनों बार यूएस बात कर रहा था ईरान से और हमला कर दिया, लास्ट भी ये हुआ था और इस बार फरवरी मार्च में भी यही हुआ। अगर फिर तुम ऐसा कर देते हो तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? इन फ्यूचर तुमसे कोई लड़ाई करेगा, वो बातचीत किस बेस पे करेगा? उन्हें पता होगा यार तुम तो बात करते करते हमला कर दोगे, तो क्रेडिबिलिटी का सवाल भी है। अब इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ईरान अमेरिका 2 हफ्ते का सीज फायर रखें और उसके बाद ये जंग को जारी करें। दूसरा ये है कि जो एक पॉजिटिव बात होगी कि कुछ जो एग्रीमेंट हो गए थे उनको एग्रीमेंट कर लें, और बाकी जो 2-3 पॉइंट बातचीत बची हुई है उनको फिर किसी दोबारा से जगह पर शुरू करें बातचीत को। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि बातचीत रुक जाए, बातचीत हो जाए। इजराइल चाहता बातचीत ना हो और हमले जारी रहें ईरान पर, ईरान को बर्बाद कर दे, क्योंकि इजराइल को जितना ईरान डैमेज किया जाएगा, जितना ईरान वीक होगा, उतना ही बढ़िया है इजराइल के लिए। पर क्या दुनिया के लिए बढ़िया है? आंसर है नहीं, दुनिया के लिए बढ़िया नहीं है। दुनिया के लिए बढ़िया तब होगा जब इकोनॉमिक जोन से जो 20 से 30% जो ऑयल निकलता है हॉर्मुज स्ट्रीट से, वो निकलता रहे बिना किसी रुकावट के। ईरान अमेरिका जो बहुत लड़ चुके हैं अब रुक जाएं, डैमेज इससे ज़्यादा ना करें। ऐसा करते हैं तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। अब बाकी देखते हैं कि इन लोगों का दिमाग चलता ही चलता है। होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद,
जय भारत।